रात के 2-3 बज रहे थे। हवा में कोई खास आवाज नहीं थी, सिर्फ कहीं दूर पाले हुए कुत्तों की धीमी भौंक और नाले के किनारे गिरते पानी की धीमी सरसराहट। गांव की एक गली में उसी बड़े बंगलों की छाया जहां कभी उत्सव होते थे, अब अजीब सी खालीपन की खुशबू फैली हुई थी। अचानक वहां से गुजर रहे एक बिल्कुल ही साधारण मोड़ पर खड़े लोग रुक गए। कुछ असामान्य दिखा था। उनके चेहरे पर जो सन्नाटा था वो आवाज में बदल गया, पर आवाज इतनी हल्की थी कि असलियत उभर कर भी चुप रहती। वहां जमीन के एक हिस्से में कुछ चमक रहा था। वो चमक किसी धातु की नहीं थी। पास के एक छोटे बच्चे ने घुटनों के बल झुककर देखा और फिर भाग के गांव के चौक पर चिल्ला गया, कुछ तो है। कुछ ही देर में लोग इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पर डर, आश्चर्य और अटपटा, ये तीनों भाव एक साथ थे। बगल में रहने वाली महिलाओं ने अपने बच्चों को गोद में कसकर पकड़ लिया और पुरुष अपने मोबाइल की रोशनी नीचे झुकाकर देखने लगे। हड्डियों का सिर्फ संकेत था, कोई बड़ा रहस्य छुपा था, पर वो संकेत इतना ठंडा था कि हवा में सिहरन दौड़ गई। पड़ोस में गुमसुम सा माहौल फैल गया, जैसे किसी ने किसी पुराने घर में छुपी हुई किताब खोल दी हो जिसका पन्ना कोई पढ़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे खबर बढ़ती गई और पुलिस पहुंच गई। पुलिस की रोशनी ने उस जगह की सूरत को और भी भयानक कर दिया। रोशनी में चीजें स्पष्ट दिखती हैं, पर यहां स्पष्टता ने अंधेरा बढ़ा दिया। कहानी यहां से नहीं शुरू हो रही थी, पर यहां से सब कुछ सामने आया। नहर के उस किनारे और बड़े बड़े घरों के पीछे जो छुपा हुआ था वो अब उजागर हुआ। पर प्रश्न कई थे। क्यों इतने दिनों तक कोई नहीं जान पाया? किसने देखा और चुप रहा? और सबसे अहम, कौन उन लोगों का शिकार था? लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, कहाँ गया उनका बचपन, उनकी मुस्कान? शहर के हिस्सों में रहने वाले लोग जो रोज रोज की चिंता में उलझे रहते थे, अचानक उस खालीपन की तरफ देखने लगे और हर किसी के चेहरे पर एक ही खलल दिखा। सुरक्षित होने का भ्रम टूट गया था। पुलिस ने चारों ओर टेप लगा दी। टैक्सी के हेडलाइट्स पगडंडियों पर एक एक कर रुकने लगे। मीडिया आने लगी, पर जो चीज सबसे भारी महसूस हुई वो थी उन परिवारों की चुप्पी जिनके बच्चे गायब थे, जिनके दरवाजे पर अब खाली कुर्सियां थीं। रात में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला शोर वो था जो नहीं था। नन्हे कदमों का नहीं होना, बच्चों की हंसी का नहीं होना। नजदीकी मोहल्ले के एक बूढ़े व्यक्ति की निगाहें हमेशा उस बड़े घर की ओर टिकी रहती। उसने कई बार सुना था कि वहां लोग अक्सर देर रात तक आते जाते रहते थे, पर उस रात उसकी आंखों में आने वाली यादें अब खामोश सवाल बन के उभर आईं। उसने देखा कि कुछ दिनों पहले घर के दरवाजे से कुछ लोग उठे थे जो आम नहीं थे। कुछ लोग तरह तरह के गहने पहने थे, कुछ भारी ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें लेकर जाते थे। उन चीजों का किस अर्थ में होना वो समझ में नहीं आया। फौरन अगले दिन रिपोर्टिंग और अफवाहों का बाजार लग गया। हर चैनल और हर अखबार ने वही सवाल उठाया, इससे जुड़ा हुआ कौन है? परिवार कहाँ है? पड़ोसियों ने बताया कि रातों की खामोशी बढ़ी हुई थी, कुत्तों की आवाजें बदल गई थीं और बच्चों की हंसी गायब थी। लेकिन सच ये था कि गांव के अंदर भी लोग आपस में बात करने से डर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कौन सुनेगा और कौन सुने गए वाक्यों को बढ़ाकर प्रचार में बदल देगा। शहर में उन बंगलों की ऊंची खिड़कियां शून्य प्रतीत हो रही थीं। भीतर वही पुराने फैशन और चमक धमक थी, पर बाहर की जिंदगी में फूट पड़ रही थी एक टूटन, जिसे कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे और कुछ लोग जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। समय ने उस बस्ती को बदल दिया। अब वो सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गई थी, वो एक चेतावनी बन गई थी। कहानी के उस मोड़ पर जहां हड्डियां मिली, पुलिस और स्थानीय प्रशासन दोनों को कोई तेजी से जवाब देना था, पर हर कदम पर देरी दिखती थी। सबूतों का संभाल, अफवाहों का फैलना और प्रशासनिक सुस्ती, और बीच बीच में कुछ अदृश्य तार जुड़े हुए थे। रिश्ते, ताकत, पैसे, जिनकी वजह से सच्चाई की रोशनी झुका दी जाती थी। रात का सन्नाटा अब सिर्फ जगह का नहीं रह गया था, वो किसी सामाजिक विमर्श का संकेत बन गया था कि इंसान की कीमत कितनी है। इस भाग का अंत उस एक दृश्य पर होता है जब सुबह की हल्की धूप उस नहर के पानी पर पड़ी और पानी में परछाइयां तैरती हुई दिखीं, पर उनमें से कोई भी परछाई नहीं थी जो उस खालीपन को भर सके। लोग फिर भी खड़े रहे, पर उनकी आंखों में डर के साथ कुछ और भी था, एक अजीब सी समझदारी कि ये कहानी कहीं ज्यादा गहराई में जाती है। यहाँ से रहस्य बस अब उभरना शुरू हुआ था। निधि गली के उस हिस्से में जहाँ बड़े घर थे, उस मकान की कहानी किसी एक रात की नहीं थी।
ये कहानी सालों की बनी हुई थी, छोटे छोटे रिश्तों, उधारों और छुपे हुए समझातों की। उस बंगलों के मालिक का नाम बड़े भाषणों में नहीं लिया जाता था, लोग उसे बड़ा मालिक कहकर ही पुकारते थे। वो शहर का एक सफल व्यवसायी था, जिसके यहाँ अक्सर विदेशियों की तरह आने जाने का सिलसिला चलता था। लोग उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। उसके कुछ कर्मचारी और घरेलू लोग थे जिनके चेहरों पर रोजमर्रा की थकान का भूत झलकता था। मकान के आसपास छोटे छोटे किराएदार रहते थे, दुकानदार, ड्राइवर, रसोइया और कुछ बच्चे जो स्कूल से लौटते समय वहां का रास्ता लेते थे। इनके जीवन और उस घर के जीवन में कतार नहीं थी, पर कहीं परछाइयां मिलती। कभी कभी ऐसे संकेत जो किसी को दिखते तो किसी को नहीं। पड़ोस की एक महिला जो रोज सुबह सब्जी बेचने जाती थी, अक्सर बताती कि घर के अंदर शाम से रात के बीच अजीब सी हलचल रहती थी। कभी रेट्रो म्यूजिक, कभी देर रात की हंसी और कई बार बंद दरवाजों के पीछे तेज फुसफुसाहट। एक किरदार था सुरक्षा चौकीदारी करने वाला आनंद। आनंद किसी बड़ी पढ़ाई वाला नहीं था, पर उसकी सूझबूझ और जागरूकता कई मामलों में मददगार साबित हुई। वो अक्सर रात को चक्कर लगाता और कुछ अजीब आवाजें सुनकर अपनी टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाता। उसने कुछ बार देखा कि बंगलों के पीछे कचरे के ढेर के पास किसी ने कुछ फेंकते देखा, पर वो हमेशा डरकर पीछे हट जाता। उसकी चुप्पी ना किसी भीड़-भाड़ की चुप्पी थी, न ही मजबूरी की। वो तरह तरह के कारणों से चुप रहा। नौकरी की जरूरत, परिवार की जिम्मेदारी और एक अनकहा डर कि अगर कुछ कहा तो क्या होगा। दूसरा पात्र था हिना, एक अकेली माँ जिसकी छोटी बेटी पड़ोस के स्कूल में पढ़ती थी। हिना की नजरें अक्सर मकान की ओर उठ जाती क्योंकि वहां से रात को कुछ लाइट गिरती थी और कभी-कभी मेहमानों के भारी जूते दिखाई देते थे। हिना की दुनिया छोटी थी, पर उसकी चिंता बड़ी थी। उसके लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले थी। उसके पास पैसे कम थे और आवाज उठाने का वजूद भी, फिर भी उसने कई बार बच्चों को सतर्क रहने की हिदायत दी और कई बार उसने खुद ही रात में लड़कों से कहा कि कहीं दूर रहें। एक और किरदार सामने आया, अरविंद, एक स्थानीय पत्रकार जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ अफवाहों की तह तक जाना चाहा। अरविंद ने देखा कि कुछ गायबियां हुई हैं, पर उसे भी लगा कि अगर वो सीधे सीधे आरोप लगाएगा तो उसे झेलना पड़ेगा। उसने धीरे धीरे सबातियां जमा करनी शुरू कर दी। स्कूल की रिपोर्टें, गायब बच्चों के घर वालों से बातचीत और कुछ अप्रत्यक्ष संकेत जो किसी सीधे सबूत की तरह न थे पर पैटर्न दिखाते थे। इन छोटे छोटे किरदारों का एक सामान्य गुण था, जिंदगी की थकान और सच के सामने खामोश रहने की मजबूरी। पर उनकी कहानियां जोड़कर एक बड़ा पैटर्न उभरता गया, एक पैटर्न जो बताता था कि पुराने छोटे अपराधों को समय समय पर दबा दिया गया और कुछ शक्तिशाली हाथ इन्हें अनदेखा करते रहे। पिछले कुछ सालों में उस इलाके के कई बच्चे गायब हुए। पहले गुमशुदगियों को लोग थाने में नाम दर्ज करते हैं, फिर डायरेक्टरी गायब हो जाती। उस समय के छोटे छोटे सुराग, टूटी हुई चप्पलें, सफर के टिकट, किसी मेल का कागज, सब ने मुंह बांध लिया। पर किसी ने गौर नहीं किया कि ये छोटी छोटी चीजें आखिर एक समान दिशा में इशारा कर रही थीं। धीरे धीरे हर गायब बच्चा एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। समाज में तबाह होने की यह प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि लोग पहले उसे नोटिस नहीं करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बच्चे अक्सर खो जाते हैं या कहीं रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, पर असलियत ये थी कि गायबियां नियमित हो रही थीं, एक पैटर्न में, और किसी न किसी रूप में कुछ लोग उस पैटर्न पर काबू रखते थे। हर पात्र ने अपनी भूमिका निभाई। कोई अनदेखा बना रहा, कोई जीवित सचेत रहा और कोई सिस्टम के भीतर से सवाल उठाने की कोशिश करता रहा। पर सबसे खतरनाक थी उस चीज की अनदेखी जो रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी थी, मानवीय गतिशीलता, शर्मिंदा चुप्पी और स्वार्थ की दीवारें। ये सब मिलकर एक ऐसी मिट्टी बनाते थे जिसमें सच कभी कच्चा फूंक कर दब जाता। भागदौड़ के अंत में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ एक रात की घटना नहीं, बल्कि कई रातों, कई किस्सों और कई नजरअंदाजियों का परिणाम थी। और इन्हीं छोटे छोटे किरदारों की चुप्पी और बहादुरी एक साथ मिलकर आगे चलकर सच्चाई के पहलुओं को उजागर करेगी। लेकिन उस उजागर होने का मतलब ये नहीं था कि जवाब मिल जाएगा। अक्सर जवाब के साथ और भी प्रश्न आते हैं। समाचार जब फैलते हैं तो शहर का प्रत्येक कोना रोशनी में आ जाता है, पर इस रोशनी के साथ परछाइयां भी बढ़ जाती हैं और कभी-कभी परछाइयां ऊपर किसने रखा ये भी अंधेरे में छिपा रहता है। पुलिस ने जांच शुरू की,
फिर भी शुरुआती कदमों में डगमगाहट साफ दिखी। इन्वेस्टिगेशन का स्वरूप अचानक और पैसों ताकत के सामने दबता हुआ लग रहा था। लोगों की बातों से खुला कि कुछ जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचना आसान नहीं था। उनके नाम पर सन्नाटा था। प्रशासनिक दफ्तरों के रिकॉर्ड में छोटे छोटे छोड़ दिए गए निशान थे और कई रिपोर्टें बीच में रुक गई थीं। ऐसे में उन कुछ पत्रकारों और पड़ोसियों की लगातार कोशिशें थी जो सत्य के पीछे लगे रहे। उनका संघर्ष केवल सच जानने का नहीं था, वो अकेले में एक नैतिक लड़ाई थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने चुप्पी तोड़ दी तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और शिकायतें दर्ज कराईं। जांच के दौरान सबसे अजीब बात यह थी कि हर नजर एक ही इंसान पर टिकती दिखी। वो इंसान जो बड़े इलाके का प्रभावी हिस्सा था, पर सबूतों के सामने हमेशा कुछ न कुछ कम रह जाता। जैसे जैसे मीडिया दबाव बढ़ा, प्रशासनिक पहुंच आगे बढ़ी, पर वही पुरानी रुकावटें फिर उभरती, कुछ दर्जियों की तरह जो अजीब सी चुप्पी में बुनाई कर रहे हों। उसी बीच जनता का गुस्सा उबल उठा। प्रदर्शन हुए, छोटे छोटे मंचों पर लोगों ने सवाल उठाए और परिवारों का दर्द अब खुलकर सामने आया। पर गुस्से के साथ अफवाहें भी फैलने लगीं। कौन कौन इसके पीछे हैं, किसका हाथ किसके साथ था, ऐसी बातें जो आधी और जहर खोलकर आंखों के सामने आती थीं। प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया, पर दिलों में शक की एक दीवार बन चुकी थी। जांचकर्ताओं ने जब गहरे उतरा तो कई खास पेचीदगियां सामने आई। पुरानी रिपोर्टें गायब थीं, फाइलों में कटछाट थी और कुछ अहम गवाहों ने भय के कारण चुप्पी साध ली। इंसानियत की सीमाएं वहीं नजर आईं। सच्चाई का पीछा करते हुए लोग जानबूझकर या अनजाने में पीछे हटते रहे। एक रात कुछ स्थानीय युवा पुलिस स्टेशन के पास एकत्र हुए। उनके हाथों में तस्वीरें और नोटिस थे। वे जानते थे कि केवल रोने और चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, पर विरोध का स्वर भी एक तरह का उलझा हुआ संगीत बन गया, जहां हर सुर में गुस्सा था पर किसी सुर की पकड़ भी नहीं थी। सामाजिक दबाव बढ़ा और साथ ही अन्य स्थानों से भी जांच दल आए, पर जांच का असली असर तभी दिखता है जब सबूत स्पष्ट और निर्भीक हों। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि निर्भीक सबूत खोजना। इंस्पेक्टरों ने फिर से पुराने केसों को खोला, ग्रामीणों से पूछताछ की और थाने में दर्ज हुई रिपोर्टों की समीक्षा शुरू की। कुछ रिपोर्टें आधी अधूरी मिली, जिसे सफलता की कहानी में बीच में कंचे गिर गए हों, पर वही छोटे छोटे कंचे बाद में बहुत बड़ी तस्वीरों का हिस्सा बन गए। प्रतिभाशाली जांचकर्ता ने उन कच्चे संकेतों को जोड़ना शुरू किया। हर गायब बच्चे की अंतिम जगह, उस रात की मास्टर सूची और कुछ घरेलू लोगों की गुमशुदा रूटीन। धीरे धीरे एक नक्शा बनता गया, नक्शा जिसमें पता चलता था कि किस दिशा में तीव्रता है और किस दिशा में कमी। इसी बीच सामाजिक मीडिया ने भी अपना रोल निभाया। लोग अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे, पर सोशल प्लेटफॉर्म पर सूचना के साथ साथ गलत सूचना भी फैलती रही। कई बार गलत रिपोर्टें जांच को भटका देती, फिर भी वे परिवारों के लिए एक तरह की सार्वजनिक सुरक्षा का चश्मा बन चुकी थी। सार्वजनिक दबाव, मीडिया कवरेज और पुलिस की धीमी चाल, ये तीनों मिलकर जांच को कठिन बना रहे थे, पर साथ ही ये स्पष्ट कर रहे थे कि छिपी हुई सच्चाइयों को सामने लाना आसान नहीं होगा। भाग 3 के अंत तक एक नया मोड़ आया। अगर ये सच में संगठित रूप से हुआ था तो कौन सा लक्ष्य था? धन, सत्ता या सिर्फ एक अजीब सा शौक? जांचकर्ताओं ने जाना कि सरल उत्तर नहीं होगा, और इसी अनिश्चितता में सबसे खतरनाक चीज ये थी कि कई लोग ये मानकर चल दिए थे कि उत्तर शायद कभी न मिले। पर सत्य की प्यास कुछ लोगों के दिलों में अब भी चल रही थी, और ये प्यास आगे चलकर बड़े खुलासे की ओर ले जाएगी। समाज अब 2 हिस्सों में बंट गया था। एक वो जो तुरंत सख्त सजा चाहता था, और दूसरा वो जो सिस्टम पर भरोसा रखता था कि न्याय अपने तरीके से पूरा होगा। मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई और अदालत में मामलों की फाइलें बढ़ने लगीं। पर कोर्टरूम में जो चलता है वह केवल गवाहों का बयान नहीं होता, वह एक सामाजिक युद्ध भी बन जाता है, जहां हर तरफ आरोप प्रत्यारोप और दलीलों का दौर चलता है। मुख्य बिंदु यह था कि सार्वजनिक ध्यान और मीडिया के दबाव के चलते कुछ तेजी आई, पर कानूनी जटिलताएं फिर वही लाईं। सबूतों की वैधता, गवाहों की विश्वसनीयता और पिछले रिकॉर्ड की अनियमितताएं। परिवारों ने कड़े चेहरे बनाए रखे। उनमें से कुछ ने अदालत में बैठकर चुपचाप सुना, कुछ ने मीडिया के सामने अपनी बात कही, और कुछ तो केवल दीवारों में अपना दर्द दबाकर रह गए। कथानक के इस हिस्से में कई किरदारों ने अलग रूप दिखाया।
कुछ अब नैतिक बहादुरी दिखा रहे थे, कुछ भय के कारण झुक रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो सिस्टम के भीतर से ही बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। अदालत में जो प्रश्न उठे वे केवल एक व्यक्ति के कृत्य पर नहीं थे, वे उस सामाजिक संरचना पर थे जिसने किसी को बचाया और किसी को खो दिया। मुकदमे के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती उभरी वह थी भरोसे का प्रश्न। क्या सच्चाई सुनवाई में उतनी ही प्रभावशाली हो जाएगी जितनी कि लोगों की उम्मीदें थीं? वकीलों ने तर्क दिए, गवाहों ने बयान दिए, पर अदालत के चक्कर कई बार धीमे और कठिन लगे। इसके बावजूद कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए, कुछ रिकॉर्ड जो पहले छिपे थे, कुछ प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने डर के बावजूद सच कहा। ये सब मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनने लगी, पर तस्वीर में अभी भी कई खाली जगह थी। मुकदमे के दौरान समाज में बहस और तेज हुई। लोग पूछने लगे कि कैसे इतने समय तक इन घटनाओं को रोका नहीं गया। स्कूल, प्रशासन और माता पिता हर स्तर पर सवाल खड़े हुए। शिक्षा और जागरूकता की कमी पर चर्चा हुई। सामाजिक समर्थन ग्रुप बने जो परिवारों को कानूनी मदद और मनोवैज्ञानिक सहारा दे रहे थे। यही वह पहल थी जिसने परिवारों को न्याय की राह में थोड़ा स्थिर रखा। फैसला आया और फिर से पारितोषिक रूप में कुछ सजाएं दी गईं, पर सजा के बाद भी कई लोगों के माथे पर प्रश्न चिन्ह बने रहे। क्या न्याय केवल सजा देने का नाम है? क्या यह उन छोटे छोटे सवालों को भी संबोधित कर सकता है जो समाज की जड़ में बसे हुए थे? कई परिवारों के लिए सजा का मतलब सिर्फ एक अध्याय का अंत था, पर कई लोगों के लिए यह एक अधूरा समाधान था, क्योंकि कुछ लोग अभी भी छूट गए थे, कुछ सवाल अभी भी पड़े थे। भाग 4 के अंत तक दर्शक यह महसूस करता है कि न्याय की प्रक्रिया में विकल्प कम नहीं, पर जटिलताएं बहुत हैं। मुकदमा न केवल दोषियों को पकड़ने का माध्यम था, बल्कि समाज के सामने एक आईना भी रखता था कि किस तरह की कमी ने इन घटनाओं को जन्म दिया। और जहां तक न्याय का सवाल था, वह कानूनी जीत के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की दीवार भी खड़ी कर रहा था। कहानी के अंतिम हिस्से में सबसे जरूरी चीज वही रह जाती है जो हर सच्चे अपराध की कहानी में मिलती है, वो खालीपन जो किसी भी सजा या खुलासे से पूरी तरह नहीं भरता। मुकदमे के बाद भी कुछ छोटे पन्ने दरकते रहे, कुछ दफ्तरों के रिकॉर्ड गायब रहे और कुछ बयानों में अंतर दिखा। ये बात कई लोगों के मन में शंका छोड़ गई, क्या कुछ और भी था जो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ? अंतिम मोड़ उस समय आया जब एक पुराने टीचर ने अपने पुराने नोट्स में कुछ ऐसे संकेत ढूंढे जो पहले किसी ने गौर से नहीं देखे थे। वे संकेत मामूली थे, एक लिस्ट, कुछ तारीखें और कुछ नाम, पर जब उन्हें जोड़कर देखा गया तो एक और नाम उभर कर आया। नाम ऐसा था जिसे कभी सीधे तौर पर आरोपों के घेरे में नहीं लाया गया था, एक नाम जो सिस्टम के ऊंच नीच में फंसा हुआ था। यह खुलासा किसी सनसनी से कम नहीं था, पर वही खुलासा एक और सवाल छोड़ गया, क्यों ये नाम पहले नहीं आया? जवाब मिलना आसान नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि ये साजिश थी, कुछ लोग कहते रहे कि कोई सिस्टम वाला दबाव था, और कुछ ने कहा कि ये बस मानवीय गलती हो सकती है। पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा असर डाला वो ये थी कि सच के सामने भी कई चेहरे छुपे रहते हैं, और कई बार उन छुपे हुए हिस्सों के बिना न्याय पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। कहानी का आखिरी दृश्य एक चुप्पी से भरपूर था। गांव के एक चौक पर सुबह की हल्की धूप गिर रही थी, बच्चे खेल रहे थे, कुछ महिलाएं सब्जियां बेच रही थीं, पर वही मेज, पुरानी कुर्सियां खाली थीं। नरेटर धीमे स्वर में बताता है कि जीवन आगे बढ़ता है, पर कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं। लोगों ने सुना कि कितने दोषी पकड़े गए, कितने आरोप साबित हुए, कितने सबूत मिले, पर इस सब के बीच सबसे बड़ा सच ये था कि कुछ चीजें अनसुलझी ही रह गईं। ट्विस्ट ये था कि न्याय ने जितना भी मुकाबला किया, उसके साथ एक सच्चाई जुड़ी रही कि समाज में छोटे छोटे संकेत और नजरअंदाज किए गए लक्षण अगर समय रहते पकड़े जाते तो कई जीवन बच सकते थे। और वह सबसे बड़ी राहत कभी नहीं मिली कि सिस्टम ने सब कुछ सही समय पर किया। लेकिन एक और मोड़ था। इन घटनाओं ने अंततः समाज को जगाया। लोगों ने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए आत्मसंगठन की शुरुआत की, पड़ोसियों ने एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू किया, और कुछ संस्थाओं ने बच्चों के लिए सुरक्षा अभियान चलाई। समाप्ति एक मिश्रित एहसास छोड़ती है, जहां एक और गहराई से दुख है, वहीं दूसरी और उम्मीद की नर्म किरण भी। नरेटर अंतिम पंक्तियों में कहता है कि सच की खोज कभी आसान नहीं होती, पर हर सवाल जो हम पूछते हैं, हर छोटा कदम जो हम उठाते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा की दीवान बन सकता है। और इसी विचार के साथ कहानी खत्म होती है। ना तो सब कुछ साफ हुआ, ना ही सब कुछ छिपा रहा, पर जो सबसे जरूरी था वो ये कि अब आवाजें उठी, और आवाजें कभी वापस नहीं बैठ पाती।